अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। न्यूज़ रूम का आगाज 9 अगस्त की तारीख के ऐलान से करते हैं। 15 माह में बेशुमार चैलेंजेस का सामना करने वाली पीडीएम हुकूमत अब तकरीबन खत्म होने को है और वज़ीर आज़म ने ऐलान भी कर दिया है कि पीडीएम हुकूमत 9 अगस्त को घर चली जाएगी। मुल्क की बागडोर संभालने के लिए कोशिश है कि ऐसा निगरान सेटअप आए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। निगरान वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ की कोर्ट में इत्तेहादियों ने हाई पावर इजलास में 5 नाम फाइनल करके फैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म को सौंप दिया है और अब अपोजिशन लीडर से इसकी मुशावरत होगी और फिर सारे नामों में से किसी एक नाम का कुर्रा निकलेगा। यकीनी तौर पर यह अगस्त है और अगस्त का महीना है हंगामा खेज और कल के रोज़ इस हंगामे में मजीद इजाफा होगा, यानी कि 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया गया है। अब अगर ये काउंसिल नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे देती है, जो कि इसे देनी है, तो मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन के इनेकाद पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है, क्योंकि नई मरदमशुमारी की सूरत में इंतखाबात मुकर्ररा हद से आगे जाएंगे। अब कितना आगे जाएंगे इसकी भी कोई हद नहीं है और ये एक बहुत बड़ा सवाल होने के साथ साथ एक आईनी बहरान भी होगा। जबकि दूसरी जानिब तोशाखाना केस में क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगस्त के हंगामे की 9 तारीख का जिक्र करते हैं, जिससे एक सिलसिला मुनक़ता होगा और एक नया सिलसिला शुरू भी होगा। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? बॉल अब वज़ीर आज़म के कोर्ट में है। पीडीएम और इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने का इख्तियार दे दिया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म को 5 नाम पेश किए हैं। 5 नाम हैं शाहिद खाकान अब्बासी, हफीज शेख, असलम भोतानी, फवाद हसन फवाद, जुल्फ़िकार मगज़ी। पीडीएम और इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का भी इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाव, मोहसिन दावड़, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमाओं ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर और निगरान सेटअप की तश्कील से मुतालिक उमूर पर गौर भी किया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, हम वो देख लेते हैं, उसमें तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। बिसात पर असल वजीर कौन? खेल फाइनल राउंड में दाखिल। हुकूमती इत्तेहाद ने निगरान सेटअप के लिए अपने पत्ते शो कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी, जुल्फ़िकार मगज़ी, हफीज शेख, फवाद हसन फवाद, असलम भोतानी के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। शहबाज शरीफ को हतमी फैसले का इख्तियार भी मिल गया। पहला नाम शाहिद खाकान अब्बासी का है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। उन्होंने तब मुल्क की बागडोर संभाली जब उनके पार्टी कायद और मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालती फैसले के जरिए नाअहल करार दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुशर्रफ मार्शल लॉ दौर में तैयारा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ वादा मौफ गवाह बनने से साफ इनकार किया था और 18 माह तक जेल काटने को तरजीह दी थी। दूसरा नाम नवाब जुल्फ़िकार अली मगज़ी का है। साबिक गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान नवाब जुल्फ़िकार अली मगज़ी बलोचिस्तान के नामवर कबीले मगज़ी से ताल्लुक रखते हैं। 1977 से सियासी करियर का आगाज हुआ। सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार हुकूमत 1993 से 1996 तक वो सूबे के वजीर आला रहे। 28 फरवरी 2008 को उन्होंने बतौर गवर्नर हलफ उठाया था। तीसरा नाम डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख का है। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख आलमी शोहरत के हामिल माहिर मुआशियात हैं और इससे कबल सरकारी ओहदे भी रख चुके हैं। उन्होंने साल 2020 से 21 में पीटीआई की साबिका हुकूमत में वफाकी वजीर बराए खजाना और महसूलात के उमूर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। 2013 के इंतखाबात के लिए भी निगरान वजीर आजम के लिए पीपी हुकूमत के 3 नामजद करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त में हफीज शेख एक मकबूल नाम थे। चौथा नाम फवाद हसन फवाद का है। फवाद हसन फवाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। वो डेप्यूटी सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की जिम्मेदारियां भी सरअंजाम दे चुके हैं। वो अब एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के बाद मुख्तलिफ नैब केसेस में 16 माह जेल काट चुके हैं। पांचवा नाम सरदार असलम भोतानी का है। सरदार असलम भोतानी का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके दिरेजी से है। वो साबिका दौर में बलूचिस्तान असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं। उनके बड़े भाई सरदार सालेह भोतानी बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला भी रह चुके हैं। सरदार असलम भोतानी और उनके घराने के अफराद गुज़श्ता 8 से ज़ायद मरतबा इंतखाबात में अपने इलाके से मुंतखब होते आए हैं। इनमें से कौन निगरान वजीर आजम बनेगा, ये फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे।
تو مجموعی طور پر 5 نام جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. شاہد خاقان عباسی اور فواد حسن فواد جو ہیں وہ وفادار ہیں سیاسی لوگوں کے, اور باقی جو 3 ہیں ان کو ایسے نہیں سمجھے گا کہ وہ بھی وفادار نہیں ہیں, وہ بھی بہت وفادار ہیں, لیکن سیاسی لوگوں کے ہیں یا نہیں یہ ایک سوال ہے. بہرحال معاملات جو ہیں وہ یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ نگران کون ہوگا, اور یہاں بھی پہنچ چکے ہیں گزشتہ رات کہ اسمبلی تحلیل کب ہوگی. وزیر اعظم نے جو اشاریہ دیا اس میں 2 ٹوک الفاظ میں واضح طور پر اتحادیوں کو بتایا کہ تیاری پکڑ لیں, بس 9 اگست ہمارا آخری دن ہے. تھا جس کا انتظار وہ تاریخ آ گئی, 9 اگست. جی ہاں, 9 اگست کو پی ڈی ایم حکومت گھر چلی جائے گی. اس بڑی خبر کا اعلان کسی اور نے نہیں بلکہ خود وزیر اعظم نے کیا. ارکان پارلیمنٹ کے عشائیے میں شہباز شریف نے اتحادیوں کو اسمبلی تحلیل کی تاریخ دی. تمام ممبران قومی اسمبلی, تمام پارٹیز کے جو ممبرز ہیں یہاں پہ, جو یہاں پر نہیں بھی موجود, تمام سینیٹرز کا میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر اور میری حکومت پر آپ نے پورا اعتماد کیا اور پارلیمان میں پورا ساتھ دیا. میں اس کا میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں. یہ یادیں, یہ محبت ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہیں گی اور ایک اثاثہ بن کر رہیں گی انشاءاللہ. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا نگران سیٹ اپ تشکیل دیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ایک شخص کی ضد نے ہر ادارے اور شعبے کو تباہ کر دیا تھا. ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ریاست کو بھنور سے نکالا. 15 ماہ میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنے والی پی ڈی ایم حکومت اب ختم ہونے کو ہے. انہی 15 ماہ کی کارکردگی کو لے کر 13 جماعتی اتحاد الیکشن میں جائے گا اور اپنے اپنے ووٹرز قائل کرے گا کہ ان جماعتوں کو دوبارہ ووٹ دے. تو جیسا کہ وزیر اعظم نے بتا دیا ہے, واضح کر دیا ہے کہ قومی اسمبلی 9 اگست کو تحلیل کر دی جائے گی. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کیوں مدت مکمل ہونے سے قبل اسمبلی کی تحلیل چاہتی ہے. تو جواب سادہ سا ہے, پی ڈی ایم اتحاد 60 دن میں الیکشن نہیں چاہتا. موجودہ اسمبلی کی مدت 12 اگست رات 12 بجے مکمل ہوگی. اس سے قبل تحلیل کی صورت انتخابات 90 روز میں ہوں گے. یعنی پی ڈی ایم اتحاد کی منشا ہے کہ انہیں الیکشن کی تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ملے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف جو کہ مختلف کیسز میں عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, توشہ خانہ کیس کے علاوہ باقی کیسز ابھی بھی اپنے منطقی انجام سے دور ہیں. ان کیسز کا فیصلہ ہونے میں بھی ابھی وقت درکار ہے. پی ٹی آئی میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. 2 پارٹیاں, جہانگیر ترین کی پاکستان استحکام پارٹی اور پرویز خٹک کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز تو وجود میں آ ہی چکی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی تنظیمی معاملات بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں. تو سیاسی مخالفین کی کوشش ہے کہ ان کا مد مقابل مزید کمزور ہو جائے. اس لیے الیکشن جتنی دیر سے ہوں گے پی ڈی ایم کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. اسی لیے 60 روز کی جگہ 90 روز کو ترجیح دی گئی ہے. ماضی پر اگر نظر ڈالیں تو سب جانتے ہیں کہ 25 جولائی 2018 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے. آئینی ماہرین کے مطابق موجودہ اسمبلی 13 اگست 2018 کو قائم ہوئی. موجودہ اسمبلی کی مدت 12 اگست کی رات 12 بجے مکمل ہونی ہے. 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کی گئی تو سمری صدر کو بھیجی جائے گی. صدر نے دستخط نہ کیے تو 48 گھنٹے بعد اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی. اسمبلی مدت پوری کرے تو الیکشن 60 روز میں کرانا ہوتے ہیں. اسمبلی وقت سے قبل تحلیل کی جائے تو الیکشن 90 روز میں ہوں گے. یعنی پی ڈی ایم حکومت نے سیاسی بساط پر مکمل منصوبہ بندی کر لی ہے. اسمبلی کی تحلیل, نگران سیٹ اپ اور پھر الیکشن کی تیاری 1 اگست اور پھر آنے والے مہینے سیاسی اعتبار سے خاصے اہم ہونے جا رہے ہیں. تو آنے والا جو وقت ہے وہ سیاسی لحاظ سے خاصا اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ نگران سیٹ اپ کی ہم بات کر رہے تھے تو اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے. ایسے میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں راجہ ریاض صاحب, وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے حوالے سے ان سے ابھی تک مشاورت نہیں کی گئی. 8 یا 9 اگست کو نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت ہو جائے گی اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ دیں گے. وزیر اعظم سے مشاورت ہوئی ہے کوئی؟ نہیں, ابھی نہیں. تو کب کریں گے؟ ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے. انشاءاللہ 8-9 کو کریں گے. تو 9 کو تو اسمبلی تحلیل کی جا رہی ہے راجہ صاحب, بس اسی دن اور ساری نظریں آپ پر ہیں. انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے. تھینک یو, شکریہ جی. سر تو ساری نظریں اس وقت اپوزیشن لیڈر پہ ہیں جو کہ آگے ہیں, صحافی ان کے پیچھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی. خیر, ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی بات کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 9 اگست کو حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. امید کرتے ہیں کہ مدت عدت میں تبدیل نہ ہو جائے. یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے اور اس میں بہت کچھ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. بہرحال خالد مقبول صدیقی صاحب کیا کہہ رہے تھے ذرا انہیں بھی سنیں. مشاورت ہوئی تھی
तो हमने कहा है कि हम राब्ता कमेटी के साथ बैठ के ये पूरा इख्तियार वज़ीर आज़म का है, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कमाल मेहरबानी करते हुए हर एक इत्तेहादियों से नाम मांगे हैं, तो राब्ता कमेटी मशावरत करके अगर ज़रूरी समझेगी तो नाम दी, और हम इस मामले में अपोजिशन में मौजूद तमाम जमातों को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है और उनकी मशावरत से ही फैसला करेंगे। तो 9 अगस्त को असेंबली तहलील हो रही है, उससे पहले निगरान वज़ीर आज़म का चुनाव एक अहम मरहला है, अहम मामला है। 5 नाम दे दिए गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, 5 नाम अब पीटीएम और इत्तेहादियों ने दे दिए हैं वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार भी कर दिया है। क्या खबरें हैं, कब होगी अपोजिशन लीडर से मुशावरत, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अभी मेरे से मुशावरत नहीं हुई है। जी बिल्कुल, राजा रियाज से आज मुलाकात की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म की आज मसरूफियात थी बहुत ज़्यादा। इस वक्त भी रावलपिंडी में एक तकरीब में मौजूद हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन लीडर राजा रियाज से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब ये मुलाकात पीर या जो है वो मंगल को होगी। दूसरी तरफ राजा रियाज ने पीर को अपने अपोजिशन अरकान का इजलास भी बुलाया है, और वो अपने ज़ाहिर 3 नाम जो हैं वो देंगे। अलबत्ता जो हुकूमती इत्तेहादियों के 4-5 नाम हम जो कह रहे थे कि गुज़श्ता दिनों 5 नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, अब उस हवाले से कुछ नाम जो हैं वो आज गैर रस्मी तौर पर सामने आ गए, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये नामों में से वज़ीर आज़म को फिर ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी एक का भी जो है वो चुनाव कर लें, या फिर नए नाम जो हैं उस हवाले से भी कहा गया कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर बाख्तियार हैं। ठीक है, सिद्दीक साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सिद्दीक, आप बता रहे थे वज़ीर आज़म की जानिब से कल जो ऐलान हुआ है कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होंगी, तो उस ऐलान के बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं और बहुत जल्दी अब जो प्रोसीजर है वो आगे जा रहा है। जी ज़ाहिर है, अब 9 अगस्त को असम्बली कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। 58 आर्टिकल है, उसकी शेक 1 है, एडवाइस भिजवा देंगे, तो उसके बाद असम्बली तहलील हो जाती 48 आवर्स में, तो फिर 90 दिन का ही ऑप्शन की तरफ ये जा रहे हैं। मतलब ये है कि इलेक्शन जो है वो फिर नवंबर में ही होंगे, नवंबर पहले हफ्ते। इस वजह से अब जो मुशावरत का अमल है निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से वो भी जारी है, और साथ साथ एक नया प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है कि निगरान काबीना के नाम भी मुख्तलिफ इत्तेहादियों से मांग लिए गए हैं। ये भी एक डेवलपमेंट है कि निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा। आज जो वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के ऊपर जो इजलास किया है, उसमें उन्होंने अपने इत्तेहादियों से कहा है कि आप लोग जो है निगरान अच्छे जो लोग हैं वो निगरान काबीना में जो शामिल किए जा सकते हैं, जो हमारी जो इस वक्त की पॉलिसीज हैं उनको लेकर आगे चलें, तो उसके बारे में भी आप हमें जो है वो। अच्छा, अब निगरान काबीना के नाम भी वज़ीर आज़म की जानिब से मांग लिए गए हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि आज इत्तेहादियों की जानिब से जो 5 नाम दिए गए हैं, अब अपोजिशन की जानिब से 3 नाम आएंगे, तो क्या एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा चांसेस क्या लग रहे हैं, इन्हीं 5 में से कोई एक नाम सेलेक्ट हो जाएगा? ये हम 100% बिल्कुल नहीं कह सकते कि इन्हीं 5 नामों में से ही कोई जो है वो सिलेक्ट होगा या इलेक्ट होगा। ये 5 नाम एक तरफ और फिर 3 नाम अपोजिशन लीडर भी देगा, 8 नाम हो जाएंगे। एक नाम का इंतखाब करना है, तो वो एक नाम है वो कोई नया नाम भी हो सकता है। ये मैंने शुरू में भी बताया कि ये फॉर्मली नाम नहीं है, ये वो नाम नहीं है जो कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के साथ कानून के मुताबिक शेयर करने हैं। ये वो नाम है जो इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के साथ शेयर किए हैं कि ये नाम जो है वो आप कंसिडर कर लें, ये अच्छे लोग हैं, इनका। अच्छा सिद्दीक, कल आपने एक खबर दी थी कि खबरें ये चल रही हैं कि कोई एक शख्स जिसकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है लाहौर से इस्लामाबाद, जो कि पीपल्स पार्टी का फेवरेट भी है, इन 5 नामों में तो वो नाम शामिल नहीं है। हो सकता है कि अपोजिशन के नामों में वो नाम शामिल हो? जी, मैंने तो ये भी कहा था कि इसहाक़ अभी तक लिस्ट में है, आज उसका नाम भी उसमें शामिल नहीं है, वो लाहौर वाले साहब का नाम भी शामिल नहीं है। बात सिर्फ वही है कि जब आप एक फॉर्मल एक लेटर लिखा जाता है, वो लेटर लिखा जाएगा कानून के मुताबिक, वज़ीर आज़म लेटर लिखेंगे राजा रियाज को और कहेंगे राजा साहब ये 3 नाम मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और अब आप 3 नाम जो है वो सजेस्ट कर दें। फिर वो उस लेटर का जवाब आएगा, वो कहेंगे जी ठीक है जी हम इसके ऊपर कंसल्ट कर लेते, फिर एक मीटिंग होगी, वो मीटिंग भी हो सकती है या फिर खत के जरिए जवाब भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब आपके 3 नाम, मेरे ये 3 नाम। तो मेरी तरफ से तो ये साहब जो है इनको मौके करता हूँ। एक चीज आप याद रखिएगा जुवेरिया, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ, जो 3 नाम फॉर्मली जाएंगे उसमें एक नाम मुश्तरका जरूर होगा और उसी को अच्छा,
ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نام کوئی مشترکہ ہو سکتا ہے اور پھر اسی پہ اتفاق ہوگا، لیکن اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ کہاں سے اپروول جو جہاں سے ہونی ہے وہاں سے ہوتی ہے. یعنی خیر اب وقت کم رہ گیا ہے، اسی میں ہی تمام تر فیصلہ ہو جائے گا. تو نگران وزیر اعظم کا جو تقرر ہے اب حتمی مرحلے میں یہ داخل ہو چکا ہے. اتحادیوں کے ساتھ بیٹھک ہو چکی ہے، اتحادیوں نے 5 نام دے دیے ہیں اور تقرر کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے. اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی، راجہ ریاض اپنے نام دیں گے. اگلا ہفتہ تمام تر یہ سیاسی معاملات کے لیے خاصا اہمیت کا حامل اب دکھائی دے رہا ہے. یقینی طور پر. لیکن اس سٹوری کا ٹیک اوے کیا ہے؟ آپ کو اس کو مختصر اگر ہمیں بریف کرنا ہو تو وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے آ رہی ہے. نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے معاملے پر حتمی جو مشاورت ہے، حتمی مرحلہ ہے، وہ شروع ہو چکا ہے. تقرر کا اختیار وزیر اعظم کو دے دیا گیا اتحادیوں کی طرف سے. اپوزیشن لیڈر سے بھی اس سلسلے میں مشاورت ہوگی اور ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگلا ہفتہ اس تناظر میں انتہائی اہم ہوگا. اتحادیوں کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اہم بیٹھک کی. اتحادیوں نے 5 نام دے دیے ہیں اور اس ساری صورتحال میں اب وزیر اعظم نے ان 5 میں سے 3 نام پک کرنے ہیں اور یہ 3 نام لے کر جائیں گے وہ راجہ ریاض کے پاس. راجہ ریاض کے پاس بھی 3 نام ہوں گے اور یوں ان 6 ناموں میں سے کسی ایک نام پر لیڈر آف دی ہاؤس کو اور قائد حزب اختلاف کو یعنی کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو اتفاق کرنا ہوگا. ابھی تک جو یہ 5 نام آئے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مجموعی طور پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ قابل قبول نام کون سا ہے. شاہد خاقان عباسی کا معاملہ ہو یا فواد حسن کا معاملہ ہو وہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، لیکن اسلم بھوتانی ہوں، حفیظ شیخ ہوں یا پھر ذوالفقار مکسی ہوں، یہ کس حد تک ایکسیپٹیبل ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا مرحلہ. جویریہ زید صاحبہ بالکل ایسا ہے. اور عبید اللہ صدیقی ایک اور کیس ہے جو کہ اب ختمی مراحل میں وہ داخل ہے. آج تو اس کو ایک ریورس گیئر آلموسٹ لگ گیا نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اس پر ہم آگے چل کے بات کرنے والے ہیں. توشہ خانہ کیس ہے اور یہ حتمی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 8 جو معاملات ہیں 8 درخواستیں تھیں ان پر سماعت ہوئی ہے اور اس پر اب جو فیصلہ کل محفوظ تھا وہ آج سنایا گیا ہے. سماعت جو ہے وہ سیم جج کریں گے، البتہ ہوگی کچھ دوبارہ سے کیونکہ اس لیے کہ جو کچھ 2014 کی پوسٹ ہے ان کو لے کر معاملہ تھا. تمام تر ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو، لیکن ایک بریک. وزیر اعظم شہباز شریف سے قمر زمان کائرہ کی ملاقات. سیاسی صورتحال 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کی سرگرمیوں کے حوالے سے بریف کیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور رنگ روڈ پروجیکٹ کے آخری فیز کا افتتاح کر دیا. محسن نقوی نے کہا رنگ روڈ اور شاہدرہ پروجیکٹ 31 دسمبر تک مکمل ہو جائیں گے. نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کی بات کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ کہتے ہیں نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کا انعقاد 3 ماہ میں ممکن نہیں. جس صوبے کی جتنی آبادی ہے اتنی دکھانی چاہیے، کسی کو مردم شماری پر شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے پی آئی اے کو اسی حالت میں چھوڑا گیا تو قرضے مزید بڑھیں گے، یہی صورتحال رہی تو پی آئی اے ڈوب جائے گی. وزیر اطلاع سین شرجیل انعام میمن کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سو موٹو نوٹس مل جاتے ہیں. بدقسمتی سے رضوانہ تشدد کیس میں سو موٹو نوٹس نہیں لیا گیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا باجوڑ دھماکے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ، زخمیوں کو 7-7 لاکھ روپے دینے کا اعلان. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت. کہا قومی تاریخ پولیس اہلکاروں کی بے مثال قربانیوں کی لازوال داستانوں سے لبریز ہے. ملک میں مہنگائی کی شرح 1.30% بڑھ گئی. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے. 23 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں. انٹر بینک میں ڈالر 23 پیسے سستا 287.20 سے کم ہو کر 286.97 پر بند ہوا. کراچی کے علاقے لیاری سے خاتون کو غیر قانونی حراست میں لے کر تشدد کر کے رقم وصول کرنے والے چاکیواڑہ تھانے کے سب انسپکٹر سمیت 4 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج. فیصل آباد کے ایک شاپنگ سینٹر میں کپڑوں کی سیل میں خواتین گتھم گتھا، ساتھ آئے مرد بھی میدان میں کود پڑے. کسی نے ہاتھا پائی کی تو کوئی جوتے مارتا رہا. فیصل آباد میں سابقہ شوہر نے تشدد کرتے ہوئے خاتون کا کان کاٹ کھایا. خاتون نے تھانہ ویمن میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دے دی.
दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की पर पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। भारतीय रियासत मणिपुर में 2 पुलिस चौकियों पर हमले, तोड़फोड़, पुलिस और हुजूम में झड़पें, 1 एहलकार हलाक। मुजाहिरीन ने एहलकारों से असलहा भी छीन लिया। ज्यादती का शिकार कश्मीरी खातून 75 साल से इंसाफ की मुंतज़िर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1979 से 2020 तक 11,224 कश्मीरी खवातीन से ज्यादती की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी क्रिकेटर्स के लिए नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टॉप क्रिकेटर्स का माहाना मुआवजा 45 लाख रुपए तक बढ़ाने पर गौर। और पाकिस्तानी तालिब इल्म का बड़ा एजाज। सिंगापुर में रियाजी के आलमी मुकाबलों में उकाड़ा के शारिक कमाल ने सोने और कांसी के तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तो यकीनी तौर पर ये दिन भर की जो 20 अहम और बड़ी खबरें हैं आपके सामने आ चुकी हैं। तोशाखाना फौजदारी का मामला भी आज जो है वो सुना गया है और इस केस में अहम पेशरफ्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनकी 8 दरख्वास्तों को सुना और इन 8 दरख्वास्तों को सुनकर आज फैसला जारी किया। यौम शुहदाए पुलिस है, इस सब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जो हम अगस्त के हंगामे की बात कर रहे थे, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास है कल, और ये वो काउंसिल है जो बैठती है तो उसके बाद जो है जनाब नई मरदमशुमारी के जो मामलात हैं, यानी NFC है, उसके तहत नई मरदमशुमारी का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके तहत वसाइल बढ़ते हैं, मसाइल कम होते हैं। अभी तक सिर्फ वसाइल बढ़ते हैं, मसाइल कम नहीं होते। तो ये है जी सारी सूरत हाल नई मरदमशुमारी को लेकर। कल का दिन बड़ा अहम है, डेवलपिंग है, इंटरेस्टिंग है। वैसे तो अगस्त का पूरा महीना ही बहुत अहम दिखाई दे रहा है, लेकिन बात की जाए 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया गया है। मौजूदा हालात में ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस इजलास में अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी तो मुकर्ररा मुद्दत पर इलेक्शन पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा और यूं हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद का मामला खटाई में पड़ सकता है। कैसे ये अहम है आपको आसान अल्फाज में भी समझाते हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म पहले ही ये इशारा दे चुके हैं कि नई मरदमशुमारी के नताइज पर ही इलेक्शन होने चाहिए। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हम आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर नई मरदमशुमारी के नताइज कल तस्लीम कर लिए गए तो इन नताइज की बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ लाजिम हो जाएंगी। ऐसा हुआ तो क्या हुआ वो भी जान लीजिए। अगर इलेक्शन नई हल्का बंदियाँ होती हैं, इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करता है तो इलेक्शन यकीनन इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे और इंतज़ामी उमूर की सर अंजामी के बाद इंतखाबात 6 से 7 माह ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। यहाँ ये बात जानना भी अहम है कि जिस दिन नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन होगा उस दिन से 7 माह का अरसा दरकार होगा इंतखाबात के इनेकाद के उमूर अंजाम देने के लिए, यानी 60 रोज़ या 90 रोज़। इस केस में 90 रोज़ वाली बात आप ख़त्म समझ लीजिए। 2017 की मरदमशुमारी पर अगर इंतखाबात करवाए गए तो ही इलेक्शन 60 या 90 रोज़ में हो सकते हैं, लेकिन नई मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम करने के बाद ये खिड़की बंद ही समझिए। ये बात भी जान लीजिए कि अगले साल सेनेट इलेक्शन से पहले कौमी और सूबाई असम्बलियों की तश्कील लाजमी है, वरना सेनेट के इलेक्शन पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। तो नई मरदमशुमारी के मामले पर इस वक्त एक आईनी बहरान सर उठा रहा है, जिसका जवाब कल मिल सकता है। लेकिन ये मुश्तरका मफादात काउंसिल है क्या, इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल के 8 अरकान हैं। 4 मेंबरान का ताल्लुक पंजाब से है। 1 मेंबर वज़ीर आला पंजाब बतौर निगरान सूबे का इंतज़ाम संभाले हुए हैं। 1 मेंबर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर भी निगरान वज़ीर आला हैं। काउंसिल में सूबा सिंध के 2 मेंबरान हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह डिजिटल मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनका खुलकर इजहार कर चुके हैं। आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुश्तरका मफादात काउंसिल कसरत राय से फैसला करती है। हुकूमत आइन के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूर करवाने का इरादा रखती है। वज़राए आला के मुंतखब या निगरान होने पर कोई कदगन भी नहीं है। कल का इजलास इसलिए बहुत अहम है कि अगर काउंसिल ने नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया तो इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद पर फिर अगर मगर का खेल
शुरू हो जाएगा। सेनेट इजलास में इसी सारी सूरत हाल पर वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने भी इज़हार ख्याल किया। जी हाँ, वो कह रही हैं कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, आइंदा आम इंतखाबात वक्त पर आइनी तरीके से होने चाहिए, नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। तो पीपल्स पार्टी जिसने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ पेश किया, वोट समझ लें कि नो में है। हाँ, शहरी रहमान ने क्या कहा है वो सुनते हैं। पर इलेक्शन होंगे और हल्का बंदियों पे एक नई खोलती है टाइम का इशू होता है, तो ये ना इस्तेमाल किया जाए इलेक्शंस में ताख़ीर के लिए। और ये एक आपने आम फहम ये बात सुनी होगी, तो मैं इस हवाले से कहना चाहती हूँ कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस में ताख़ीर हो और ये वक्त पे हों और आइन के मुताबिक हों कि कौन से सेंसस पर। तो ये है जनाब सारी सूरत हाल। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल होने जा रहा है और इसकी फॉर्मेशन से मुतालिक आपको बता दिया गया है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इस सिलसिले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने खुलकर आज अपना स्टांस ले लिया है, और इससे पहले भी कमर जमान कायरा और दीगर लोग ये बात करते रहे हैं, उनकी तरफ से तो वोट हो गया ये माइनस में। दूसरी तरफ अहम हुकूमती इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा ये है कि जनाब नई मरदमशुमारी हो। उसके अलावा जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ताकि उनकी जो सीट्स में अगर कोई इजाफा है वो हो सके, हल्का बंदियों की सूरत में जो उनके वसाइल उन तक पहुंचने NFC की सूरत वो पहुंच सकें। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है मेजॉरिटी विल बी अथॉरिटी, और इसके लिए सबको कन्विंस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेजॉरिटी जो भी डिसाइड करे, अगर तो वो ये डिसाइड करती है कि नई हल्का बंदियाँ होने जा रही हैं, तो फिर इस सारी सूरत हाल में मामला जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। जो इंतखाबात के 90 दिनों में इनेकाद का मामला है वो फिर आप भूल जाएं, खत्म हो गया। लेकिन ये हुकूमत जा रही है और जाते जाते इसने जिस तारीख का इंतखाब किया है वो बड़ी दिलचस्प है। मुल्क की सियासत पर गुज़श्ता अप्रैल से 9 तारीख का असर है। यूं लगता है कि जो कुछ हुआ वो इसी 9 तारीख के इर्द गिर्द घूमता है, या कमोबेश किसी सफ़र का आगाज़ या इख्तिताम इसी तारीख को हुआ। हालिया सियासी मंजरनामे पर 9 तारीख की पहली छाप उस वक्त लगी जब मुल्क की जमहूरी तारीख में पहली बार किसी मुंतखब नुमाइंदे को ऐवान में कानूनी और आइनी तरीके से बेदखल किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उस वक्त के वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर वोट भी 9 अप्रैल 2022 को हुआ। लेकिन यह अदम एतमाद सादा और आसान न थी। इसके रास्ते में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की सूरत एक रुकावट और फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का ब्रिज था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 9 अप्रैल को हंगामा खेज दिन के बाद वो रात आई कि जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई, जिसके हक में 174 वोट आए, और यूं पाकिस्तान का 22वां वजीर आज़म रात के अंधेरे में आइनी तरीके से मसनद से अलग किया गया और पाकिस्तान का वो पहला वजीर आज़म हुआ जिसे आइनी तरीके से हटाया गया। 3.5 साल के अरसे से ज़ायद तक मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक और मुखालिफिन के लिए क़यामत खेज एक पेज के ऑर्डर वाला ये सियासी लीडर वजीर आज़म हाउस से बनी गाला की पनाहगाह मुंतकिल हुआ, और फिर ऐवान ने न सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलने का इंतज़ार किया बल्कि सियासी तारीख पर भी अनमिट नुकूश छोड़ते हुए ऐवान ने पाकिस्तान के 23वें वजीर आज़म को मुंतखब किया। और फिर इस 23वें वजीर आज़म के दौरे इख्तिदार में मकबूल तरीन सियासी जमात होने और सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन होने के दावेदारों ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के बाद सबको गद्दार कहा। मुल्क दुश्मन करार देने वाली इस सियासी जमात के एक जत्थे ने मुल्क के तूल अर्ज पर रियासत पाकिस्तान की हर निशानी को नुकसान पहुँचाया, फौजी तनसीबात पर हमले किए, और उस दिन का सबसे अफसोसनाक पहलू यह रहा कि शोहदा की यादगारों तक पर हमले किए गए, जिसने हर जी शऊर को यह कहने पर मजबूर किया कि ये तो कोई दुश्मन भी ना कर सका। अब इसी 9 मई की पादाश में मुल्क भर में ये रियासत मुखालिफ अनासिर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि जिस लीडर की गिरफ्तारी पर यह सब हुआ उस शख्स ने इन गिरफ्तार कारकुनों का नाम तक न लिया, बल्कि ये कारकुन बिल बिला कर कहते रहे कि हमने ये सब उसी एक शख्स के वरगलाने पर किया। इस मामले के कई सवालात जवाबात के मुतलाशी हैं और इनके जवाब मुस्तकबिल करीब में शायद मिल जाएं, लेकिन ये स्याह दिन न सिर्फ सियासी मंजरनामे पर बल्कि मुल्क की तारीख पर एक बदनुमा दाग की मानंद मौजूद रहेगा। और इसी 9 मई की पादाश में मुल्क का सियासी मंजरनामा बदल गया। अब कोई साबिक वजीर आज़म का नाम लेवा है, ना कोई उनकी हिमायत का 2 टोक ऐलान करने वाला। इसी 9 तारीख के साथ अब वजीर आज़म की ऐलान करदा 9 अगस्त की तारीख है कि जिस रोज़ असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। इस 9 तारीख से मुस्तकबिल जुड़ा है। मौजूदा बहरानी कैफियत में बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद, बल्कि साफ शफाफ और गैर मुतनाज़ा इंतखाबात का सवाल भी इसी 9 अगस्त का पीछा कर रहा है। ये 9 अगस्त जहां माजी से हमारे ताल्लुक को तोड़ता है, वहीं एक नए दिन एक नई मंजिल की जानिब हमें ले जा रहा है। और 9 अगस्त
किसी भी 9 अप्रैल या 9 मई से बेहतर इसलिए है कि यहाँ मुस्तकबिल का तयन और सियासी क़ुव्वतों की बका का फैसला अवाम के सुपुर्द हो जाता है कि यहाँ से आगे अगले इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू होता है। इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहबा। आसमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासी हंगामा है और इस सियासी हंगाम में गुज़श्ता जो 15 माह हैं, इसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने क्या खोया, क्या पाया, क्या मामलात हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, 15 महीने एक बहुत ही हलचल वाले महीने रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इन 15 माह के अंदर जो है वो बहुत कुछ हुआ है। एक हुकूमत तहरीक अदम एतमाद पे रुखसत हुई, फिर उसकी पॉलिसीज़, फिर IMF के मामलात, फिर मुआशी एतबार से पाकिस्तान जिस तरह से गुजर रहा था, अभी डिफ़ॉल्ट हुआ कि तभी डिफ़ॉल्ट हुआ। एक तरह से एक गैर यकीनी की सूरत हाल रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है, जब तक कि 9 मई नहीं हुआ। 9 मई से पहले जो है वो इंतखाबात होने हैं, असम्बलियाँ बेवक्त तोड़ दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात, इंटरप्रिटेशन ऑफ 63A, बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनको कि डील करना ज़रूरी था और शायद उसको बहुत ज़्यादा डील भी नहीं कर पाई मौजूदा हुकूमत। तो 15 महीने तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही कम वक्त था इत्तेहादियों के लिए कि वो कम बैक करते। इसमें मेरा ख्याल है जो बुनियादी चीज़ें हो सकती थी वो करने की ज़रूरत थी, लेकिन ताहाल इसमें जो पॉलिटिकल टर्मोइल था उसको किसी तरीके से जो है वो करार ना आया। जबकि 9 मई हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा पोजीशन और ख़ास करके तहरीक इंसाफ है वो थोड़ा सा बैक फुट पे गई। तो बहुत कुछ 15 महीनों के अंदर खोया है हुक्मरान इत्तेहाद ने। आसमा शिराजी साहबा की जो राय है वो आपने सुन ली है। वज़ीर आज़म इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक की तताही तकरीब से ख़िताब कर रहे हैं। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी भी हैं और साथ ही साथ वो ख़िताब भी कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे हुकूमत के तौर पर जाती हुकूमत कोशिश कर रही है कि हर जो मंसूबा है उसको जो है वो जाते जाते अगर वो मुकम्मल नहीं भी हुआ तो भी चलें फीता काट दिया जाए ताकि किसी तरह तख्ती पर नाम आ जाए। ये हर हुकूमत जाते जाते करती है। खाना केस, चेयरमैन PTI को वक्ती रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौजदारी केस से मुतालिक सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दायर अपीलों पर फैसला सुनाया। तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हक के दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने अपने फैसले में कहा कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। चेयरमैन PTI ने ट्रायल के इख्तितामी मरहले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने को तरजीह दी है। तो तोशाखाना से मुतालिक ये तमाम तर सूरत हाल और मामलात और अपडेट्स जो कि आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने की है और वक्ती तौर पर चेयरमैन PTI को रिलीफ भी मिल गया है। चेयरमैन PTI को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। केस अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत 3 रुकनी बेंच ने की है। इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन PTI के वकला अदालत में पेश हुए। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकील से इस्तफसार किया कि आप अदालत से क्या चाहते हैं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक हमें इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दरकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से पूछा कि इस केस को निपटा दिया जाए तो वकला ने आमादगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि तवक्को है हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट कानून की रूह के मुताबिक चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म चेयरमैन PTI की दीगर ज़ेर-ए-इल्तवा दरख्वास्तों पर असरअंदाज नहीं होगा। तो ये पूरी सूरत हाल और मामलात जो कि तोशाखाना से मुतल्लिक पेश आए वो हम आपको बता रहे थे। वक्ती तौर पर चेयरमैन PTI को कुछ रिलीफ भी गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू भी की और ये कहा कि तोशाखाना से तहाइफ छुपाने वाले एहतसाब से बचने के लिए हर अदालत में 4-4 दरख्वास्तें फाइल कर रहे हैं। चेयरमैन PTI ने गोशवारों में 1 तोला सोना भी जाहिर नहीं किया। गोशवारों में फर्नीचर की मालियत 5 लाख रुपए बताई गई। घरों और इजलासों की तस्वीर में नजर आने वाला फर्नीचर इंतहाई महंगा है। उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। इनके वकील भी भागे हुए हैं
یہ خود بھی بھاگے ہوئے ہیں اور اس کیس کا جواب دینے سے قاصر ہیں کیونکہ چوری ثابت شدہ ہے اور 1 تولہ سونا نہیں، 1 تولہ زیور نہیں، کسی قسم کا زیور یا گھڑی آپ ڈکلیئر نہیں کر رہے، تو کیا یہ اندھیر نگری چوپٹ راج تھا یا ڈاکو راج تھا کہ جس میں آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ کسی قسم کے تحفے کو ڈکلیئر کیا جائے؟ آپ سے اہم سوال کا جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بال جو ہے وہ وزیر اعظم کے کورٹ میں ہے۔ پی ڈی ایم اور اتحادیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے لیے اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم کو 5 نام پیش کیے ہیں، جن میں شاہد خاقان عباسی، حفیظ شیخ، اسلم بھوتانی، فواد حسن فواد اور ذوالفقار مغزی شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اور اتحادیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف پر اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، اختر مینگل، آفتاب شیرپا، محسن داوڑ، احسن اقبال اور دیگر رہنماؤں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں نگران وزیر اعظم کے تقرر اور نگران سیٹ اپ کی تشکیل سے متعلق امور پر غور کیا گیا ہے۔ تو نگران سیاسی بساط پر یہ جو ابھی آپ نے باتیں بتائیں، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جی جی، ایک پیکج میں بھی موجود تھی لیکن ہم نے سوچا کہ آپ سے بلوا دی جائیں۔ پیکج دکھاؤں آپ کو؟ چلے پیکج دیکھ لیتے ہیں۔ نگران سیاسی بساط پر اصل وزیر کون؟ کھیل فائنل راؤنڈ میں داخل۔ حکومتی اتحاد نے نگران سیٹ اپ کے لیے اپنے پتے شو کر دیے۔ شاہد خاقان عباسی، ذوالفقار مغزی، حفیظ شیخ، فواد حسن فواد، اسلم بھوتانی کے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ شہباز شریف کو حتمی فیصلے کا اختیار بھی مل گیا۔ پہلا نام شاہد خاقان عباسی کا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ انہوں نے تب ملک کی باغ ڈور سنبھالی جب ان کے پارٹی قائد اور ملک کے وزیر اعظم نواز شریف کو عدالتی فیصلے کے ذریعے نااہل قرار دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے مشرف مارشل لاء دور میں طیارہ کیس میں نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے صاف انکار کیا تھا اور 18 ماہ تک جیل کاٹنے کو ترجیح دی تھی۔ دوسرا نام نواب ذوالفقار علی مغزی کا ہے۔ سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ذوالفقار علی مغزی بلوچستان کے نامور قبیلے مغزی سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1977 سے سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا۔ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دونوں ادوار حکومت 1993 سے 1996 تک وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے۔ 28 فروری 2008 کو انہوں نے بطور گورنر حلف اٹھایا تھا۔ تیسرا نام ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ عالمی شہرت کے حامل ماہر معاشیات ہیں اور اس سے قبل سرکاری عہدے بھی رکھ چکے ہیں۔ انہوں نے سال 2020 سے 21 میں پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت میں وفاقی وزیر برائے خزانہ اور محصولات کے امور کے طور پر خدمات انجام دی۔ 2013 کے انتخابات کے لیے بھی نگراں وزیر اعظم کے لیے پی پی حکومت کے 3 نامزد کردہ امیدواروں کی فہرست میں حفیظ شیخ ایک مقبول نام تھے۔ چوتھا نام فواد حسن فواد کا ہے۔ فواد حسن فواد سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ وہ ڈیپٹی سیکرٹری ٹو چیف سیکرٹری بلوچستان کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ اب ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد مختلف نیب کیسز میں 16 ماہ جیل کاٹ چکے ہیں۔ پانچواں نام سردار اسلم بھوتانی کا ہے۔ سردار اسلم بھوتانی کا تعلق بلوچستان کے علاقے دریجی سے ہے۔ وہ سابقہ دور میں بلوچستان اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر رہے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی سردار صالح بھوتانی بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ سردار اسلم بھوتانی اور ان کے گھرانے کے افراد گزشتہ 8 سے زائد مرتبہ انتخابات میں اپنے علاقے سے منتخب ہوتے آئے ہیں۔ ان میں سے کون نگران وزیر اعظم بنے گا، یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ تو یہ ہے جی ساری صورتحال۔ 9 اگست کی تاریخ کا اعلان وزیر اعظم کر چکے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی۔ اس پر بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ وہ بھی دیکھیں۔ تھا جس کا انتظار وہ تاریخ آ گئی، 9 اگست۔ جی ہاں، 9 اگست کو پی ڈی ایم حکومت گھر چلی جائے گی۔ اس بڑی خبر کا اعلان کسی اور نے نہیں بلکہ خود وزیر اعظم نے کیا۔ ارکان پارلیمنٹ کے عشائیے میں شہباز شریف نے اتحادیوں کو اسمبلی تحلیل کی تاریخ دی۔ اعظم کہتے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا نگران سیٹ اپ تشکیل دیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ایک شخص کی ضد نے ہر ادارے اور شعبے کو تباہ کر دیا تھا۔ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ریاست کو بھنور سے نکالا۔
15 माह में बेशुमार चैलेंजेस का सामना करने वाली पीडीएम हुकूमत अब खत्म होने को है। इन्हीं 15 माह की कारकर्दगी को लेकर 13 जमाती इत्तेहाद इलेक्शन में जाएगा और अपने अपने वोटर्स कायल करेगा कि इन जमातों को दोबारा वोट दे। तो जैसा कि वज़ीर आज़म ने बता दिया है कि कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम हुकूमत क्यों मुद्दत मुकम्मल होने से कबल असम्बली की तहलील चाहती है। तो जवाब सादा सा है, पीडीएम इत्तेहाद 60 दिन में इलेक्शन नहीं चाहता। मौजूदा असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे मुकम्मल होगी। इससे कबल तहलील की सूरत इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे। यानी पीडीएम इत्तेहाद की मंशा है इन्हें इलेक्शन की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि मुख्तलिफ केसेस में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, तोशाखाना केस के अलावा भी बाकी केसेस ऐसे हैं जो कि अभी मंतकी अंजाम से काफ़ी दूर हैं। उन केसेस का फैसला होने में भी अब वक्त दरकार है। पीटीआई में तोड़फोड़ का सिलसिला भी जारी है। 2 पार्टियां, जहांगीर तरीन की पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी और परवेज खट्टर की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस तो वजूद में आ चुकी हैं, लेकिन पीटीआई की तंजीमी मामलात भी बहुत कमजोर हो चुके हैं। सियासी मुखालिफिन कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका मद्दे मुकाबिल मजीद कमजोर हो जाए। इसलिए इलेक्शन जितनी देर से होंगे पीडीएम के लिए उतना ही अच्छा है। इसीलिए 60 रोज की जगह 90 रोज को तरजीह दी गई है। माजी पर अगर नजर डालें तो सब जानते हैं कि 25 जुलाई 2018 को मुल्क में आम इंतखाबात हुए। आईनी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा असम्बली 13 अगस्त 2018 को कायम हुई। मौजूदा असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे मुकम्मल हुई है। 9 अगस्त को असम्बली तहलील की गई तो समरी सदर को भेजी जाएगी। सदर ने दस्तखत ना किए तो 48 घंटे बाद असम्बली अस खुद तहलील हो जाएगी। असम्बली मुद्दत पूरी करे तो इलेक्शन 60 रोज में कराना होते हैं। असम्बली वक्त से कबल तहलील की जाए तो इलेक्शन 90 रोज में होंगे। यानी पीडीएम हुकूमत ने सियासी बिसात पर मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली है। असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप और फिर इलेक्शन की तैयारी पहले अगस्त और फिर आने वाले महीने सियासी एतबार से खासे अहम होने जा रहे हैं। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये एक प्रोसीजर है जो कि पहले असम्बली तहलील होगी, फिर निगरान सेटअप आएगा, फिर इलेक्शन की तैयारी होगी, तो इसके लिए अपोजिशन लीडर का जो किरदार है वो भी खासा अहमियत का हामिल है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के हवाले से उनसे अभी तक मुशावरत नहीं की गई। 8 या 9 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत होगी और इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे। अब अपोजिशन लीडर वो हैं जिन्होंने 3 नाम देने हैं, लेकिन वो गुफ्तगू क्या कर रहे थे वो सुनते हैं। वज़ीर आज़म से मुशावरत हुई है कोई? नहीं, अभी नहीं हुई। तो कब करेंगे? टाइम तो बहुत कम रह गया है। इंशाल्लाह 8-9 को करेंगे। तो 9 को तो समियत तहलील की जा रही है राजा साहब। बस उसी दिन और सारी नजरें आप पर हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू, शुक्रिया। अपोजिशन लीडर तो हमने देख लिया कि किस तरह से जवाब दे रहे हैं। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं कि 9 अगस्त को हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उम्मीद करते हैं कि मुद्दत इद्दत में तब्दील ना हो। अपोजिशन जमातों से निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत भी जारी है। 1-2 दिन में हम अपने नाम फाइनल कर लेंगे। बतौर निगरान वज़ीर आज़म डॉक्टर इशरतुल इबाद का नाम मीडिया में गर्दिश कर रहा है। जब ये नाम पेपर पर आएगा तो फिर बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। हुई थी तो हमने कहा है कि हम राब्ता कमेटी के साथ बैठ के ये पूरा इख्तियार वज़ीर आज़म का है, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कमाल मेहरबानी करते हुए हर एक इत्तेहादियों से नाम मांगे हैं, तो राब्ता कमेटी मशावरत करके अगर ज़रूरी समझेगी तो नाम दी। और हम इस मामले में अपोजिशन में मौजूद तमाम जमातों को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है और उनकी मशावरत से ही फैसला करेंगे। तमाम सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। एडिटर नॉर्थ मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, सूरत हाल अब आपके सामने है। 5 नाम जो हैं वो इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को दे दिए हैं। बॉल वज़ीर आज़म के कोर्ट में है। 9 अगस्त को असम्बली तहलील हो रही है। 90 दिन में यानी इलेक्शन होनी है। लेकिन क्या लग रहा है आपको? पहले तो ये कि निगरान वज़ीर आज़म अब कौन होगा, ये 5 नाम, फिर अपोजिशन की जानिब से 3 नाम आएंगे, और फिर क्या इंतखाबात आपको 90 दिन में होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, जो 5 नाम हैं इसमें हम अगर उसकी डिवीज़न करें तो 2 नाम जो हमें असलम बतानी और जुल्फ़कार मक्सी की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, तो ये आसिफ ज़रदारी के बड़े क्लोज़ लोग रहे हैं। और आसिफ ज़रदारी का इनके हवाले से, चूँकि बलोच रहनुमा है और आसिफ ज़रदारी अपनी बलोचों के साथ अपनी दोस्ती को जो है वो हमेशा से मीडिया में ज़िक्र करते रहे हैं, तो असलम बतानी वो शख्सियत हैं जो
اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کے باوجود جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو آصف زرداری کے کہنے پہ انہوں نے پی ڈی ایم حکومت کا ساتھ دیا تھا. اسی طرح ذوالفقار برسی وہ سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, گورنر بھی رہ چکے ہیں, جبکہ جو دو نام ہیں شاہد خاقان عباسی اور فہد حسن فہد, یہ دونوں وہ نام ہیں جس پہ نواز شریف کا کافی ٹرسٹ ہے. فہد حسن فہد اگر ہم ان کا کمپیریزن سابق پرنسپل جو عمران خان کے ہیں ان سے کریں تو وہ 12 دن کا جو ہے وہ جیل جو ہے برداشت نہیں کر سکے, جو پریشر برداشت نہیں کر سکے تھے, جبکہ فہد حسن فہد 1 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ جیل میں رہے, لیکن اب وہ ان الزامات سے بری ذمہ ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے نواز شریف کے خلاف کوئی ایسی زبان نہیں کھولی, تو وہ بڑے فیورٹ ہیں, لیکن وہ ٹیکنوکریٹس ہیں. شاہد خاقان عباسی کو ہم اگر فوکس کریں تو شاہد خاقان عباسی 2017 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو ان کو ذمہ داری ملی تھی, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا پریشر جو ہے ان کے اوپر تھا, لیکن انہوں نے اپنی پارٹی اور جو اپنے قائد ہیں نواز شریف کو اس پریشر سے بچائے رکھا تھا اور اس ساری صورتحال کا سامنا کیا تھا. ابھی اگر ہم موجودہ صورتحال میں ان کو دیکھیں تو وہ کچھ عرصہ جب مریم نواز کو ایک ڈیزگنیشن دیا گیا تھا, نائب صدر بنایا گیا تھا, تو انہوں نے پارٹی سے جو ہے اپنا ایک تعلق جو ہے وہ ختم کر دیا تھا اور اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا تھا. بظاہر وہ پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون سے ایک ڈسٹنس کیے ہوئے ہیں, اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت کی پالیسیاں ان پہ مسلسل تنقید کر رہے تھے, تو ان کا نام کافی زیادہ جو ہے وہ سالڈ ہے اس ساری صورتحال میں. جو 5واں نام ہے حفیظ شیخ, وہ جی آپ کنٹینیو. جو حفیظ شیخ ہے وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے. حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے, حفیظ شیخ جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے, اور جو آپ کو یاد ہوگا کبھی کچھ دن پہلے سب سے پہلے جو نام آیا تھا اسحاق ڈار کا, وہ بیسیکلی حفیظ شیخ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آیا تھا وہ نام, چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آئی ایم ایف سے ان کا تعلق ہے حفیظ شیخ کا, اس بنیاد پر ان کا خیال تھا کہ اچھا عادل ان 5 ناموں میں سے اسٹیک ہولڈر کے لیے ایکسیپٹیبل کون سا نام ہے, اس پہ آپ سے بات کریں گے, لیکن ابھی اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں یہ JUI کے. اسلم غوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسلم صاحب آج 5 نام جو ہیں وہ اتحادیوں نے وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے ہیں, اور اب فیصلے کا اختیار بھی وزیر اعظم صاحب کو دے دیا ہے. اب اپوزیشن کی جانب سے 3 نام آئیں گے, تو کیا آپ سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں سے, کیا انہی 5 میں سے کوئی ایک نام ہوگا جسے ہم بطور نگران وزیر اعظم کے طور پہ مخاطب کر رہے ہوں گے؟ دیکھیے بات سیدھی سی ہے کہ اگر یہ 5 نام جو آپ بتا رہی ہیں اگر ہماری کابینہ نے پاس کر دیے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاس کر دیے ہیں اس میں اتحادی گروپوں نے, تو میں سمجھتا ہوں جہاں حکومت کے اندر جو اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان میں سے 5 میں سے ایک آئے گا. پھر انہوں نے اگر پاس کر دیا تو پھر یہی راستہ ہوگا, اور اگر ابھی بھی کسی کو اس پہ تحفظات ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ پھر بھی چینج آ جائے گی. البتہ یہ اگر نام سارے کے سارے ہو چکے ہیں جو آپ نے 5 نام بتائے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی اپروول دے دی ہے. ٹھیک ہے, تو سر مطلب انہوں نے تو اپروول دے دی ہے, لیکن کیا آپ سب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں کہہ رہی, لیکن یہ خبر ہے کہ اتحادی اس پہ اتفاق کر چکے ہیں اور یہ نام آپ وزیر اعظم کو انہوں نے دیا ہے کہ آپ وہ فیصلہ کریں. دیکھیے فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے, اتحادیوں کو تو اس نے اخلاقاً انہوں نے اعتماد میں لینا ہے, فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے اور اپوزیشن لیڈر نے کرنا ہے. فیصلہ تو کسی اتحادی نے خود نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کی طرف سے نام چلے گئے, اب جو بھی آئے گا آپ تمام لوگ اس پہ متفق ہوں گے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب 9 اگست بالکل جو نام ہم سب اتحادیوں کی طرف سے گئے ہیں ان ناموں پہ ہم متفق ہیں, تو ہم متفق ہوں گے انشاءاللہ, اور کوئی نیا نام آیا تو پھر اس کے بعد میں اچھا یہ بھی بتائیے کہ JUI اگر جس طرح سے اب 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس پہ آئین کے مطابق تو 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن اب نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے, یہ بھی ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کے بعد, تو JUI کیا موقف رکھتی ہے؟ آپ الیکشنز 90 دن میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات سنیں, الیکشن ہونا یا نہ ہونا وہ تو اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, یہ ہمارا موقف ہے. دوسری بات یہ ہے, اور اسمبلی بھی وقت پہ تحلیل ہونی چاہیے, یہ بھی ہمارا موقف ہے. جہاں تک بات کی آپ نے ڈیجیٹل مردم شماری کی, تو ڈیجیٹل مردم شماری پہ بہت سے لوگوں کو تحفظات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو 70% بلوچستان میں نیٹ کی سہولت مہیا نہیں ہے لوگوں کو. بہت سے ایریاؤں میں موبائل نہیں چلتے ہیں, تو وہاں کے لوگ ڈیجیٹل مردم شماری کے شیئر ہولڈر کیسے بنیں گے؟
फाटा के इलाके, केपीके के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां मोबाइल और ये नेट की सहूलत नहीं है, तो वहां डिजिटल मर्दमशुमारी क्या करेगी। इसी तरह आप सिंध में आ जाएं तो आपको जैकबाबाद, कश्मोर, कंदकोट और इसी तरह डैरकी और गोटकी के इलाकों में भी नेट का बहुत से अंदर कच्चे के इलाकों में प्रॉब्लम है, वो मर्दमशुमारी किस तरह पूरी होगी। तो तीसरी चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि क्या हमने डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए इस कौम को अवेयर किया है। हम पाकिस्तान की तकरीबन कोई इस वक्त एजुकेशन का मेयार क्या है, तो कौन डिजिटल मर्दमशुमारी पे जाके कर सकता है। और जहां तक रह गया डोर टू डोर मर्दमशुमारी, मैं उसमें भी एक चीज वाज़ेह कर दूं कि वो लोग आए, उन्होंने घरों के चक्कर लगाए, बाज लोगों ने तो घरों में भी नहीं आना पसंद किया, बाहर बैठ के अहले मोहल्ला से बैठ के फार्म शुरू किए, उन्हीं से पूछा इस घर में कितने हैं और कितने नहीं है। और बहुत सी जगहों पर मेरे पास ऐसी मिसालें भी हैं कि अगर एक शख्स है उसने अपनी एक बीवी कराची में रखी है और दूसरी बीवी उसने नवाबशाह में रखी हुई है, तो उसकी नवाबशाह में भी काउंटिंग हो गई है और उसकी कराची में भी काउंटिंग हो गई है। काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं असलम गौरी साहब, आपका मौक़िफ़ मज़ीद भी इस पे लेंगे, लेकिन आदिल साहब अब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी कल होने जा रहा है, खासी अहमियत का हामिल है वो, और अगर मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी गई तो मुकर्ररा मुद्दत पे अब इलेक्शन होते नजर नहीं आएंगे, तो फिर क्या सूरत हाल और सियासी मंजरनामा आपको कहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो कल मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास में अगर हम उसमें 8 मेंबर्स की तरतीब देखें तो मुस्लिम लीग नून को जो है वहाँ पर एक बर्तरी है। प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराना चाहते हैं। गो के पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बेसिकली पीपल्स पार्टी का फोकस जो है वो कराची की उन सीटों के ऊपर है जो पीटीआई जो है वो जिन पे जीती थी लास्ट इलेक्शन में, तो एमक्यूएम का भी बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ात अपनी सीटों को लेकर है। तो इसलिए अगर कल जो अक्सरियत जिस तरफ होगी, अगर वो मर्दमशुमारी मौजूदा मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराने के हक़ में सीसीआई ने फैसला दिया तो वो उसके मुताबिक होगा। इसमें जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जो जिनके बारे में पहले कहा जा रहा था कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी जो एफिलेशन है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका झुकाव नज़र आ रहा है, तो कभी इम्कान है कि वो हुकूमत के साथ जाएंगे। अगर वो पीपल्स पार्टी का साथ देते तो कभी ये 4-4 भी हो सकती है, लेकिन अभी जो वोटिंग अभी हम नज़र आ रही है उस पर 3-5 हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत अगर हुकूमत सिंसियर है इस मर्दमशुमारी के साथ इलेक्शन करवाने में। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो आज इलेक्शन कमीशन का जो इस हवाले से मौक़िफ़ है वो 6 से 7 महीने हल्कों की जो हल्का बंदियों के हवाले से मांग रहे हैं, क्योंकि 266 जो है वो नेशनल असम्बली के हल्के हैं और 550 से ज़्यादा जो है वो जो है सूबाई तमाम सूबाई हल्के हैं, तो ये तकरीबन 850 से ज़्यादा हल्के बनते हैं। तो इसके लिए एक मुद्दत दरकार है, अभी हल्का बंदी होनी है, उस पर एतराज़ात लगने हैं, उसके बाद जाके इसको हतमी शक्ल होगी। तो जो फरवरी है अगर मौजूदा असलम गौरी साहब आपकी जानिब आती हूँ। असलम गौरी साहब, पीपल्स पार्टी ने तो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया है। पीपल्स पार्टी तो वक्त पे इलेक्शन चाहती है और वो नहीं चाहती कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन हो। JUIF अपना क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या आप भी चाहते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए? देखिए, मर्दमशुमारी पे बात सीधी सी है कि अगर मर्दमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसमें एक मसला पूरे मुल्क में उठेगा, फिर नई मर्दमशुमारी पे इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मैंने अब मेरी बात पूरी मुकम्मल नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि सिंध में पहली दफ़ा ये हुआ है कि सिंध के कौम परस्त भी इस मर्दमशुमारी को नहीं मान रहे और सिंध के शहरी इलाकों के लोग जो MQM है या दूसरी जमातें वो भी इस मर्दमशुमारी के नताइज को नहीं मान रही। और सिंध के वजीर आला ने एक आल पार्टीज बनाई थी इसी मर्दमशुमारी के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से सब पार्टियों को बैठाया था, तो उसमें इस मर्दमशुमारी के रिजल्ट को मुस्तरद कर दिया गया था। इसलिए ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर आप फौरन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो आपको पुरानी मर्दमशुमारी पे कराने होंगे, अगर नई मर्दमशुमारी पे आप इलेक्शन में जाएंगे तो एक नया पंडोरा बॉक्स आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इससे मजीद आईनी बहरान पैदा होगा, क्योंकि अगर पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो फिर तो 90 दिन में हो जाएंगे, लेकिन अगर नई मर्दमशुमारी के तहत होते हैं तो फिर उसमें तो खासा वक्त दरकार होगा। तो देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। असलम गौरी साहब हमारे साथ JUIF से और इसके साथ साथ मोहम्मद आदिल एडिटर नॉर्थ मौजूद थे और इस पूरी सूरत हाल पे वो बात कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म जिसका तकर्रुर अब हतमी मरहले में जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो इसी हवाले से हम बता भी रहे थे इत्तेहादियों के साथ बैठक हो गई है और इत्तेहादियों ने 5 नाम भी दे दिए हैं।
اور تقرر کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے. اپوزیشن لیڈر سے مشاورت بھی ہو گئی ہے. راجہ ریاض اب اپنے نام دیں گے. اگلا ہفتہ اس پوری صورتحال کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ 5 نام جب آ گئے اب 3 نام اپوزیشن لیڈر دیں گے اور پھر انہی میں سے چناؤ ہوگا نگران وزیر اعظم کا. اور نگران وزیر اعظم کے چناؤ کے ساتھ بہت سے اگلے سوالات ہیں جو کہ کلیئر ہوتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے اہم یہی بات ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا اور کس طرح سے اس کا چناؤ ممکن ہوگا. ابھی فی الحال تو صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ معاملہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد ہمیں وہ نام مل جائے گا جس کو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں نگران وزیر اعظم کے طور پہ مخاطب بھی کریں گے. ابھی ایک اہم خبر ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے اسکواش چیمپئن محمد حمزہ خان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں آرمی چیف نے نوجوان چیمپئن کو وطن کا پرچم سربلند کرنے پر مبارکباد دی. جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ آپ کی کامیابی سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوا ہے. قوم میں آپ جیسے کئی باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں. پاک فوج نوجوان ٹیلنٹ کو آگے آنے میں مدد تعاون فراہم کرتی رہے گی. پاک فوج آپ کو تعلیم اور کھیل میں مکمل تعاون بھی فراہم کرے گی. ہمارے نوجوان قوم کا تابناک مستقبل ہیں. محنت اور لگن کوئی بھی پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتا. تو یہ ملاقات ہوئی ہے حمزہ خان کی. 37 سال بعد اسکواش میں یہ پاکستان کے لیے ٹائٹل لائے ہیں. تو بہرحال وزیر اعظم سے بھی یہ ملے, وزیر اعظم نے بھی ان کو سراہا اور ابھی آرمی چیف سے بھی ملے ہیں اور آرمی چیف نے بھی ان کی تعریف کی ہے, داد دی ہے. بالکل. اسلام آباد کا تھانہ ترنول کا رخ کرتے ہیں. ترنول اور کوہسار میں درج مقدمات کا یہ معاملہ ہے. اسلام آباد پولیس نے کل چیئرمین پی ٹی آئی کو دوپہر 2 بجے طلب کر لیا ہے. طلبی کے نوٹس کے متن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی پیش نہ ہوئے تو قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی. تو چیئرمین پی ٹی آئی تھانہ ترنول کے 2 اور تھانہ کوہسار میں انہیں طلب کر لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. تو مختلف کیسز ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جن کے سلسلے میں ان کی طلبی کے نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں. اب صدر مملکت کی بات کرتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے 3 بلوں کی منظوری دے دی ہے. صدر مملکت عارف الوی نے الیکشنز دوسری ترمیم بل 2023 کی منظوری دی جس کا مقصد الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کرنا ہے. اس کے علاوہ صدر مملکت نے پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بل 2023 کی بھی منظوری دے دی ہے جس کا مقصد پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ کا قیام ہے. جبکہ صدر مملکت نے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی بل 2023 کی بھی منظوری دی ہے جس کا مقصد ایئرپورٹس کے بہتر انتظام, آپریشن اور ترقی ہے. تو اس میں جو 2 بل ہیں وہ ڈیفینیٹلی انویسٹمنٹ سے متعلق ہیں. اس کے سلسلے میں منرل سمٹ ہو چکا ہے جبکہ دوسرے کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں انہیں آؤٹ سورس کیا جائے. تو بہرحال جاتی حکومت اب تک 53-54 بل دے چکی ہے. ان میں سے کئی بل صدر مملکت نے بھی منظور کر دیا ورنہ ورکنگ ریلیشن نہیں تھا. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. بہرحال ایک اور اہم معاملہ ہے آج کے دن کا اور وہ یہ ہے کہ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں استحکام دیکھنے میں آیا ہے. ڈالر جو ہے وہ کچھ سستا ہوا ہے. کتنا سستا ہوا؟ 23 پیسے سستا ہوا. یوں 286 روپے 97 پیسے پر ڈالر آج کے دن بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہو کر 292 روپے کا ہوا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا ہے. مارکیٹ 25 پوائنٹس کمی کے بعد 48,585 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے. تو یہ پوری صورتحال سٹاک ایکسچینج کی جس میں ڈالر تھوڑا سا سستا ہوا ہے, بہت ہی معمولی سستا ہوا ہے. کچھ پیسے اس کی کمی جو قدر ہے اس میں کمی آئی ہے. اتنی بھی کافی ہے. 20 خبریں سپر 20 میں. وزیر اعظم شہباز شریف نے راولپنڈی میں نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا. تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر, وفاقی وزیر اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام شریک ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف سے قمر زمان کائرہ کی ملاقات. سیاسی صورتحال, 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کی سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور رنگ روڈ پروجیکٹ کے آخری فیز کا افتتاح کر دیا. محسن نقوی نے کہا کہ رنگ روڈ اور شاہدرہ پروجیکٹ 31 دسمبر تک مکمل ہو جائیں گے. 9 اگست کو پاکستان کا ایوان اپنی مدت پوری کرے گا, بس یہ مدت عدت میں تبدیل نہ ہو. ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کی بات کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ کہتے ہیں نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کا انعقاد 3 ماہ میں ممکن نہیں. جس صوبے کی جتنی آبادی ہے اتنی دکھائی جانی چاہیے. کسی کو مردم شماری پر شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو.
वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है PIA को इसी हालत में छोड़ा गया तो कर्जे मजीद बढ़ेंगे, यही सूरत हाल रही तो PIA डूब जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं छोटी छोटी बातों पर सोमोटो नोटिस मिल जाते हैं, बदकिस्मती से रिजवाना तशद्दुद केस में सोमोटो नोटिस नहीं लिया गया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का बाजोड़ धमाके में शहीद होने वालों के लवाहिकीन को 20-20 लाख, जख्मियों को 7-7 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत, कहते हैं कौमी तारीख पुलिस एहलकारों की बेमिसाल कुर्बानियों की लाजवाल दास्तानों से लबरेज है। मुल्क में महंगाई की शरह 1.30% बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 23 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। इंटरबैंक में रुपए की कदर में इस्तेहकाम, डॉलर 23 पैसे सस्ता होकर 286 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। कराची के इलाके लियारी से खातून को गैर कानूनी हिरासत में लेकर तशद्दुद करके रकम वसूल करने वाले चाकीवाड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद के एक शॉपिंग सेंटर में कपड़ों की सेल में खवातीन गुत्थम गुत्था, साथ आए मर्द भी मैदान में कूद पड़े। किसी ने हाथापाई की तो कोई जूते मारता रहा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की पर पानी की सतह बुलंद। भावलनगर में भूखा पतन के मकाम पर और पाकिस्तानी तालिब इल्म का बड़ा एजाज। सिंगापुर में रियाजी के आलमी मुकाबलों में ओकाड़ा के शारिक कमाल ने सोने और कांसी के तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। तो हम 20 खबरें तो आपने जान ली। उबैद, अगस्त के महीने की बासगश्त है। अगस्त का महीना वैसे तो बहुत अगस्त का महीना वैसे अभी तक जो है ना भारी पड़ रहा है। अगस्त का जो महीना है वो अभी तक भारी पड़ता नज़र आ रहा है। अब पता नहीं क्या होता है आगे जाके, किस हद तक के सेटल होता है, इसका तो इंतज़ार रहेगा। वैसे तो अगस्त का पूरा महीना ही बहुत अहम दिखाई दे रहा है। लेकिन बात की जाए 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है। मौजूदा हालात में ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस इजलास में अहम बात क्या है? सबसे ज़्यादा अहम बात तो खैर ये है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उनकी मंजूरी देनी है, और अगर ये मंजूरी दे दी जाती है तो मुकर्ररा मुद्दत पर इलेक्शन का होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा, और यूँ हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद का मामला खटाई में पड़ सकता है। कैसे ये सारी सूरत हाल है, ज़रा आपको सादा और आसान करके समझाते हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है कि कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म पहले भी इशारा दे चुके हैं कि नई मरदमशुमारी के नताइज पर ही इलेक्शन होने चाहिए। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये भी ज़रा आप देख लीजिए। अगर नई मरदमशुमारी के नताइज कल तस्लीम कर लिए गए तो इन नताइज की बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ लाजिम हो जाएंगी। ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये भी जान लीजिए। अगर इलेक्शन नई हल्का बंदियाँ के तहत होता है, नई हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन करने चला जाता है, तो इलेक्शन यकीनन फिर इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे, और इंतज़ामी उमूर की सरंजामी के बाद इंतखाबात 6 से 7 माह ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। यहाँ ये बात भी जानना अहम है कि जिस दिन नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन होगा उस दिन से 7 माह का अरसा दरकार होगा। इंतखाबात के इनेकाद के उमूर अंजाम देने के लिए, यानी 60 रोज़ या 90 रोज़ वाली जो बात है उसे फिर आप ख़त्म ही समझिए। 2017 की मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाएगा तो इलेक्शन 60 या 90 दिन में हो सकता है, लेकिन नई मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम करने के बाद ये खिड़की बंद हो जाएगी। ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगले साल सेनेट के इंतखाबात से पहले कौमी और सूबाई असम्बलियों की तश्कील लाजमी है, वरना सेनेट के इलेक्शन पर भी सवालिया निशान लग सकता है। तो कल का दिन इस सिलसिले में इंतहाई अहम है। लेकिन ये मुश्तरका मफादात काउंसिल है क्या, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसका रुकन कौन कौन है, ये भी आपको ज़रा तफसील से समझाते हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल के 8 अरकान हैं। 4 मेंबरान का ताल्लुक पंजाब से है। एक मेंबर वज़ीर आला पंजाब बतौर निगरान सूबे का इंतज़ाम संभाले हुए हैं। एक मेंबर वज़ीर आला KP हैं, वो भी निगरान हैं। काउंसिल में सूबा सिंध के 2 मेंबरान हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह डिजिटल मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बार बार कर चुके हैं। आईन पाकिस्तान के मुताबिक मुश्तरका मफादात काउंसिल कसरत राय से फ़ैसला करती है। हुकूमत आईन के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूर करवाने का इरादा रखती है। वज़ीर आला जो हैं उनके मुंतखब होने या निगरान होने से मुतालिक कोई कतगन भी मौजूद नहीं है। तो कल का इजलास इसलिए बहुत अहम है कि अगर काउंसिल ने नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया तो इलेक्शन के बर वक्त इंतखाबात पर फिर अगर मगर का खेल
शुरू हो जाएगा। जबकि इसी सारी सूरत हाल पर सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने भी ये कहा है कि बर वक्त इंतखाबात हों और साफ और शफाफ भी हों। कैसी खूबसूरत फरमाइश है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। सेंसस पर इलेक्शन होंगे और हल्का बंदियों पे एक नई खुलती है, टाइम का इशू होता है, तो ये ना इस्तेमाल किया जाए इलेक्शंस में ताख़ीर के लिए। और ये एक आपने आम फहम ये बात सुनी होगी, तो मैं इस हवाले से कहना चाहती हूँ कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस में ताख़ीर हो और ये वक्त पे हों और आइन के मुताबिक हों। कि कौन से सेंसस। किरण खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद से। किरण, बताइएगा क्या सूरत हाल है, इजलास कल कितने बजे तलब किया गया है और अभी तक का वोट काउंट क्या है, और ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने क्या नोटिफाई कर दिया है, डाटा तैयार कर लिया है, क्या मामलात हैं इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, नई मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफाद कौंसिल का इजलास कल रोज़ हफ्ता 5 अगस्त को तलब किया गया है, जिसमें टोटल 8 अरकान मौजूद हैं, जिसमें से 4 पंजाब, 2 सिंध और 1 KPK से मौजूद हैं। और इसके लिहाज से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसके बाद पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी ली जाएगी और पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा आइन के मुताबिक उसमें तरमीम की जाए, और जो नई तरमीम होगी उसके मुताबिक किसी भी जो कौंसिल है उसमें से जो कौमी असम्बली है वहाँ पर उसके मेम्बरान जो है वो दर्ज करवाना लाजमी होगा। इस वक्त अगर हम बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट की, तो 342 में से 219 अरकान इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जबकि तरमीम के लिए आपको 228 अरकान चाहिए होते हैं, जो कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके मौजूद नहीं है, 219 है। अगर इस सूरत हाल में आपके अरकान पूरे नहीं होते तो फिर नई जो हल्का बंदियां हैं उसकी मरदमशुमारी वो थोड़ा सा हमें मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करने का मजाज है, कोई भी वो फैसला ऐसी सूरत हाल में कर सकता है, क्योंकि हम देखते हैं डिजिटल मरदमशुमारी की उम्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा तफज़ात हैं, MQM जो है वो भी इसमें तफज़ात का इजहार कर रही है। आज सेनेट में शेरी रहमान और रज़ा रब्बानी ने भी इस चीज़ का जो है तफज़ात का इजहार किया है कि नई मरदमशुमारी उसमें हमें वो उसके नताइज मंजूर नहीं। इसी सिलसिले में अब कल इसको मंजूर करवाने के लिए ही ये इजलास तलब किया गया है। देखना ये होगा कि अब ये मुश्तरका मफाद कौंसिल क्या जो है फैसला करता है। अगर तो फैसला हो जाता है फिर तो इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे, अगर नहीं होता तो फिर उसमें देखना होगा कि निगरान सेटअप किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर चलता है। जी यकीनी तौर पर इसमें 2-3 चीज़ें हैं किरण, के एक तो ये कि कल अगर इसको मंजूर कर लिया जाता है तो फिर आइनी तरमीम का मरहला है, उस आइनी तरमीम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्ट करना और नई जो सीट्स होंगी उन्हें नोटिफाई करेगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फरीक लेके जाएगा तो उसको लेके जाएगा। आज खुद नोटिस का इसमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक जो है वो आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। ये इंतहाई अहम नुला है और कल के दिन इस पर नज़र भी रहेगी। डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से किरण ने भी ब्रीफ किया है कि पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो इस पर अपना वोट किस पलड़े में डालते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। MQM की इसमें से नहीं है डेफिनेटली मुश्तरका मफादात काउंसिल में, लेकिन ये अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं आप इस तरह वोट दें। तो सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि MQM ने अपने दोस्तों को मनाया है, राज़ी किया है कि वो इनकी मर्ज़ी से वोट दें या ना दें। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका तो देरीना मुतालबा रहा है मरदमशुमारी को लेकर। आपने 2 लोगों को रिक्वेस्ट करनी है, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और एक वज़ीर आला सिंध है, दोनों को मना लिया आपने कि वो आपकी मर्ज़ी से वोट दें या आपके कहे के मुताबिक वोट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MQM को जिसको कन्विंस करना था MQM ने वो कन्विंस किया, और MQM को किसी को भी नाजायज़ तौर पे किसी को भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, आइनी और कानूनी मसला है, और हम समझते हैं कि हमने अपना मुकदमा जो है वो पिछले 1 साल से रखा है हुकूमत वक्त के सामने, और जिस बात की दलील ये है कि चंद रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी इस बात को ऑथेंटिकेट किया है और उसको एडमिट किया है और उसको माना है कि जी नए इंतखाबात जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत ही होने चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि MQM के मौक़िफ़ की बड़ी वाज़ा फ़तह है, बड़ी वाज़ा कामयाबी है, और CIC का जो इजलास, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास होने जा रहा है कल, जिसको मुलतवी कराने के लिए काफ़ी हरबे और हेले बहाने इस्तेमाल किए गए,
लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं वफाकी हुकूमत का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, खास लेकिन इसमें सलमान साहब दो चीज़ें बड़ी, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दत है ये इद्दत में ना बदले। ख़तरा आपको भी है कि डेफिनेटली ये जो मामलात हैं अगर नई मरदमशुमारी पे जाते हैं, फिर निगरान सेटअप अगर तवील, एक बार आपने 90 से 91st डे देख लिया तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो आप नहीं समझते कि एक ख्वाहिश पूरी होगी और दूसरी तरफ आप मैंडेट चोरी होने की जो बात करते हैं, अगर वो मरहला ही ना आया तो आप कहाँ जाएंगे, बीच में लटके होंगे आप तो? नहीं देखें, जो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में, वो तो 60 डेज और 90 डेज में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। और अब जब से ये नया अमेंडमेंट आया है उसके मुताबिक इलेक्शन की जो डेट है वो भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस करनी है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद। और इसकी जो जिम्मेदारी है 100% इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराए। जहाँ तक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ये बात की है कि ये मुद्दत इद्दत पे ना बदल जाए, जी एप्रीहेंशंस मौजूद हैं, खतरात मौजूद हैं और खदशात मौजूद हैं, लेकिन MQM की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रायोरिटी है वो है मरदमशुमारी के नताइज को नोटिफाई करना, उसके बाद नई हल्का बंदियाँ करना। अब MQM पाकिस्तान ये क्यों कह रही है? क्योंकि जो कराची की आबादी थी जिसको 1 करोड़ 35 लाख पे रोक दिया गया था, अल्लाह अल्लाह करके MQM पाकिस्तान की कोशिशों से और MQM पाकिस्तान की दलीलों को मानते हुए, सबूत और शवाहिद को मानते हुए उसमें 60-70 लाख का इजाफा हो चुका है। लेकिन अब तक जो है उसके ऑफिशियल नताइज नहीं आए, जो हमारा एक अंदाज़ा है जो हमें बताया गया है। अब हम समझते हैं कि जब इलेक्शन होना ही नया तो नई हल्का बंदियों पे क्यों ना हो, ज़रूरी है, क्योंकि जो 2017 की जो हल्का बंदियाँ हुई हैं जिसमें लेकिन सलमान भाई जो 2017 की हल्का बंदी है उसका नतीजा आपने 2018 में देखा नहीं, आप फिर नई हल्का बंदियों के जरिए अपने आप को पेश नहीं करें कि छुरा फेरा जाए आप पे? नहीं देखें, जो 2017 की जो हल्का बंदियां हुई, जो सेंसिस का रिजल्ट है तो उस पर भी MQM पाकिस्तान ने अपना ऑब्जेक्शन लगाया था और वजीर आला सिंध ने भी ऑब्जेक्शन लगाया था। फिर 5% ऑडिट का हमारा मुतालबा माना गया था, लेकिन वो अलग बात है कि वो नहीं हुआ और फिर बाद में PTI की गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस कर दिया 2021 में जाके। उसमें भी MQM पाकिस्तान के वज़रा का डिसेंट नोट मौजूद है, ऑब्जेक्शन मौजूद है। अब हम ये कहते हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कल भी कहा है कि इलेक्शन तो होने और इलेक्शन के बाद जो नई अमेंडमेंट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 में, जो 54 अमेंडमेंट्स हुई उसमें से वन ऑफ द अमेंडमेंट ये है कि इलेक्शन मैंडेटरी है, ये सेंसिस होने के बाद आपने हल्का बंदियां करनी है, डिलिमिटेशन करनी है। 3 महीने का टाइम है ना, 3 महीने का टाइम इलेक्शन में, अगर 3-4 हफ्ते ऊपर हो जाते हैं तो क्या है? अगर आप देखें ना, अगर अगस्त में असेंबली जा रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप इलेक्शन की डेट दे दीजिए लास्ट वीक में, 3 माह का टाइम भी पूरा हो जाएगा। इसमें मसला है ना कि इसमें आप जब इसमें अगस्त में हुकूमत जाती है उसके बाद नई हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को कम से कम 3 से 4 माह का वक्त दरकार है, फिर उस नई हल्का बंदी पे इलेक्शन कैंपेन करने के लिए आपको 2 महीने का वक्त दरकार है ना। आप भी तो जाहिर है जाके नए हल्के के हिसाब से लोगों को राम करेंगे, नहीं करेंगे? सरकार ये जो सेंसिस हुआ है ना, डिजिटल सेंसिस हुआ है ना, इसमें पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास उनके जो है टैबलेट्स, इसमें फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। नक्शों पे जो है काम करना है, जो सैटेलाइट के जो मैप्स हैं उस पे काम करना है, और डिलिमिटेशन इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहे तो इसको 15 से 1 माह में मुकम्मल कर सकता है। इसलिए MQM पाकिस्तान कह रही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। अभी आपने खुद कहा कि 2018 में जो हल्का बंदियां हुई थी उस पर क्या हुआ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि 2018 के एपिसोड को रिपीट होने से बचाने के लिए नई हल्का बंदियां कर दी जाए, ताकि जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ कराची या पीपल ऑफ पाकिस्तान है वो सामने निकल कर आए और पता चले कि वाकई में आबादी इतनी बढ़ गई है और आबादी के नताइज में इतने हल्के बंदे हैं। और हम तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम कराची की तो कर रहे हैं, हैदराबाद की तो कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान की भी कर रहे हैं। कराची की हम क्यों कर रहे हैं? कराची की इसलिए करेंगे, कराची इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची को आप जो है सरफे नज़र किसी भी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 5 साल दौर में हमने देखा, और खास करके जो पिछला 15 साल दौर था पीपल्स पार्टी का, जो कि इसमें एक चीज़ और है सलमान साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप नई हल्का बंदियों के ज़रिए या नई आबादी के ज़रिए जो NFC के तहत हिस्सा है वो आप वसाइल हासिल करके मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो सूबाई हुकूमत है वो अलग होती है और जो बल्दियाती निज़ाम होता है, मुझे वसीम अख्तर साहब याद हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है। फिर आपको इसके साथ एक मशरूत मामला ये रखना चाहिए कि आज़ाद खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम भी कराची को मिले ना, क्योंकि वो वसाइल आपके मसाइल तो हल नहीं कर रहे।
देखें, इस हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 140A 140 है, 18वीं तरमीम में एमक्यूएम पाकिस्तान ने ही इस आर्टिकल को इंडेक्ट करवाया था ताकि लोकल गवर्नमेंट के मेयर्स को, चेयरमैन को इम्पावर्ड किया जा सके एडमिनिस्ट्रेटिवली, एग्जीक्यूटिवली और फाइनेंशियली। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में तो इस पर अमल हुआ, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को संभाला। वफाक से जो पैसा आता है सूबे तक आता है, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में और जो बल्दियाती एक्ट है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसमें जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ पे जो वजीर आला सिंध जो 15 साल से जो बैठे हुए हैं, एक बुद्ध बन के, गौतम बुद्ध बन के बैठे हुए हैं, वो उस पर अमल दरामद नहीं होने, कोई डेमोक्रेसी को नहीं मानते। ग्रास रूट लेवल की जो नर्सरी है लोकल, ठीक है, यानी इसको अगर मैं आपकी बात का खुलासा दूं ना, तो ये बनता है कि जो जमहूरी लोग आए उन्होंने बल्दियाती निज़ाम के साथ जुल्म किया, और बाकी जो लोग थे उनके साथ भी आप थे, उन्होंने जमहूरियत के साथ बेहतरी की। बहुत शुक्रिया सलमान जी। एक जुमला ले ले, एक जुमला बोले एक जुमला। अभी जब ये मुर्तज़ा वहाब जब मेयर बन गए, कैसे भी बन गए, तो वजीर आला सिंध में पीपल्स पार्टी ने वाटर बोर्ड का चेयरमैन भी उनको बना दिया, केडीए भी उनको दे रहे हैं, आपके वाले को नहीं बनाया, कंट्रोल अथॉरिटी। और हमारे जब वसीम अख्तर साहब थे, इसलिए तो अभी आपने कहा ना वो रोते रहे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, मुझे याद है, मैंने इसीलिए तो ये मुतालिका सवाल किया आपसे। सलमान भाई, वक्त की कमी है, वरना मैं आपसे 2-3 जुमले और सुन लेता, लेकिन बहरहाल वक्त की इस कमी की वजह से मुझे आपसे इजाज़त देना होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जनाब, बल्कि सलमान मुजाहिद साहब ये कह रहे हैं कि जो जमहूरी लोग हैं, यानी 2008 के बाद से उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर किया, उससे पहले तक ठीक था। अब इस मुश्तरका मफादात काउंसिल के मामले का, मरदमशुमारी के मामले का खुलासा क्या, अगर इसको समराइज करें, टेक अवे क्या है स्टोरी का? जवेरिया, मुझे प्लीज़ ब्रीफ करें। अब टेक अवे ये है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल होने जा रहा है। नई मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम होंगे या नहीं, ये एक अहम सवाल है। हल्का बंदियों से इलेक्शन में ताख़ीर भी एक अहम सवाल है। अब इलेक्शन 60 रोज़ में या 90 रोज़ में होंगे, इसका फैसला भी कल के इजलास के बाद होगा। ये लग रहा है कि 6 माह इसमें इल्तवा हो सकता है। अच्छा, ये जो 60 या 90 रोज़ वाला मामला है, इसका तो डेफिनेटली मुश्तरका मफादात काउंसिल से मामला जुड़ा हुआ ही नहीं है। ये तो जैसे ही असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व होगी तो ये ऑटोमेटिकली 90 रोज़ में चला जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर भी 90 रोज़ के बाद कितने बाद होंगे ये कल पता चल जाएगा। एक और मामला है जिसकी शिरकत जो है वो कुछ मशरूत दिखाई दे रही थी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का जनाब मामला है। ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का आला सतही वफ़द सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेने भारत जाएगा। वफ़द में सिक्योरिटी इदारों के एहलकार और PCB के सिक्योरिटी एहलकार शामिल होंगे। वफ़द भारत में कौमी टीम के सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेगा। सिक्योरिटी वफ़द हुकूमत तश्कील देगी और भारत रवानगी का वक्त भी हुकूमत ही तय करेगी। ये अब फैसला हुआ है। यकीनी तौर पर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप है और भारत का जो बहुत बड़ा रेवेन्यू है ICC के पास, उसको देखते हुए हम भी बहुत ज़्यादा जो है इस पे दांत नहीं दिखा सकते थे, अपनी पावर नहीं दिखा सकते थे। तो एट दी एंड 2-4 जो हमने चेक्स रखे हुए उनको हम करके सेटल करके हम बोलेंगे अच्छा चलें हम आ रहे हैं, आप भी क्या याद करेंगे, थोड़ा नखरा दिखाएंगे, लेकिन आखिर में हम बोलेंगे चलो हम आ रहे हैं, क्या याद करोगे। बहरहाल इसी तरह हो रहा है अदालतों में भी, बार बार बुलाया जा रहा है एक शख्स को। कल भी एक शख्स को बुलाया गया है और ये मामला है अब तोशाखाना फौजदारी का, और सेशन कोर्ट जो है उसने तलब कर लिया है साबिक वज़ीर आज़म को। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल महफूज किया फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई। तो एक मुकदमा इस वक्त 3 अदालतों में चल रहा है, ये भी कैसी दिलचस्प बात है। बहरहाल इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है वो अपनी जगह, आज बेंच में एक नए रुकन का इजाफा हुआ। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 8 दरख्वास्तों में से जो 8 की 8 हैं उन पर फैसला दिया। जो फैसला है सेशन कोर्ट का उसे कलअदम करार दिया, यानी कि समाअत को अब दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म को भी सुनना पड़ेगा, उनके गवाहों को भी सुनना पड़ेगा। एक फरमाइश थी साबिक वज़ीर आज़म की कि मेरा जज बदल दो, मेरा मुनसिफ बदल दो, मुझे मुनसिफ नहीं पसंद आया। तो अदालत ने कहा नहीं जी, मुनसिफ तो यही रहेगा, यही आपके मुनसिफ हैं और यही आपका मुकाबला दोबारा सुनेंगे, तो जज नहीं बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो फेसबुक की पोस्ट जज हुमायूं दिलावर साहब की कहा जा रहा है कि मुतनाज़ा पोस्ट है, उन पर तहकीकात हों, तो कहा कि जी उसको तहकीकात कर ली जाए और फिर उन लोगों को भी पूछा जाए कि जिन्होंने इसको मैनिपुलेट किया, देखा और इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया। तो मैंने इतना सब कुछ बताया, लेकिन रिपोर्ट भी है हमारे पास मौजूद है। कैसी खूबसूरत बात है ये भी। इतना बोलना पड़ता है और बाद में रिपोर्ट भी होती है। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI को वक्ती रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौजदारी केस से मुतालिक सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने दायर अपीलों पर फैसला सुनाया। तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हक के दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने अपने फैसले में कहा कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे।
تو جناب یہ معاملات اس وقت 3 عدالتوں میں سنے جا رہے ہیں اور ان تینوں عدالتوں پر ہمارے نمائندے ہیں اسلام آباد سے عادل سعید عباسی صاحب، وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آج کے دن ہوا کیا ہے۔ عادل ذرا ہمیں جلدی سے بریف کیجئے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے 8 درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا، سیشن کورٹ میں آج کے دن کیا ہوا، کل شاید طلبی بھی ہے سابق وزیر اعظم کی، ذرا معاملہ سمجھائیں سادہ الفاظ میں۔ دیکھیے توشہ خانہ کیس میری نظر میں واحد کیس ہے جو آج تینوں عدالتوں میں، سیشن عدالت، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں بھی آج اس کی سنوائی تھی۔ سب سے پہلے آج سیشن عدالت میں صبح 8:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوئی، جج ہمایوں دلاور کی جانب سے اس کیس کی سماعت کی گئی اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے امجد پرویز، ان کی جانب سے حتمی دلائل جو ہیں وہ دیے گئے اور تقریباً 10:15 بجے ان کے دلائل مکمل ہوئے۔ حتمی دلائل جو ہیں آج طلب کیے گئے تھے سیشن عدالت کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے وہ مکمل کر لیے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ سے بھی آج اس کا فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ سے خواجہ حارث جو چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے درخواست جو ہے وہ واپس لی گئی، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے اس کی درخواست جو ہے وہ نمٹا دی گئی تھی۔ اس کے بعد سب کی نظریں جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پر تھی، 8 درخواستوں پر وہاں سے فیصلہ آنا تھا، جس پر تقریباً 3 بجے کے قریب یہ فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سب سے پہلے جو معاملہ تھا وہ قابل سماعت درخواست ہے، یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں، اس پر فیصلہ دیا گیا اور جو یہ درخواست تھی اس کو واپس سیشن عدالت میں بھیجا گیا ہے اور جج ہمایوں دلاور کو ہی کہا گیا ہے کہ واپس وہ وکلا کو سن کر اس پر فیصلہ کریں۔ یہ ایک درخواست تھی۔ اس کے بعد جو عدالت منتقلی کی درخواست بھی چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی تھی، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حق دفاع کی بھی ایک درخواست دی گئی تھی۔ حق دفاع جو ہے سیشن عدالت کی جانب سے یہ ختم کر دیا گیا تھا چیئرمین تحریک انصاف کا، اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، اس پر بھی جو فیصلہ ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور حق دفاع کے لیے آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پوسٹ کا معاملہ تھا، فیس بک پوسٹ دیکھیں اتنی درخواستیں عدالت نے سنی، ان کا کتنا وقت لگا ہوگا، ہم تو 4 تک ہی پہنچے، ہمارے پاس وقت کی کمی ہو گئی۔ عادل بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ان 4 درخواستوں پر تفصیلی بریف کر دیا، تھینک یو سو۔ یہ ہے جی ساری صورتحال توشہ خانہ کی۔ دوسری طرف ہو گیا نگران وزیر اعظم کی تقرری کا جو معاملہ ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی مشاورتی کمیٹی نے قیادت کو 5 نام تجویز کر دیے ہیں۔ کمیٹی کی جانب سے فہرست وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ذمہ داری احسن انداز میں سر انجام دینے پر کمیٹی کو سراہا ہے۔ نون لیگ نے معیشت دان، بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹ کے نام فائنل کیے ہیں۔ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی منظوری کے بعد 3 نام اپوزیشن لیڈر کے سامنے رکھیں گے۔ یقینی طور پر اپنے بڑے بھائی سے بھی مشورہ کریں گے اور آصف علی زرداری سے بھی مشورہ کریں گے، مولانا فضل الرحمان سے بھی مشورہ کریں گے اور بھی جو بڑے ہیں ان سے بھی مشورہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جو معاملات ہیں ان کو طے کیا جائے گا، یعنی سارے جو بڑے بھائی ہیں ان سے پوچھا جائے گا، بڑے بھائی آپ راضی ہیں، بڑے بھائی آپ راضی ہیں، جب سارے بڑے بھائی بول دیں گے کہ ہم راضی ہیں تو اس کے بعد بول دیا جائے گا یہ نام ہے۔ آپ سے کل ملیں گے، اللہ نے کے بعد۔